चलिए अब हम उसके वायव भाग का टीएस देखते हैं। तो जब हम इसके एरियल एक्सिस का टीएस देखते हैं, सबसे ऊपरी भाग में उपत्वचा या क्यूटिकल का आवरण होता है, जिसके नीचे एक परतीय अधिचर्म होती है। अधिचर्म के नीचे का भाग वोल्कुट कहलाता है, कॉर्टेक्स, जो 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है। कॉर्टेक्स के ऊपरी वाले भाग की कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करता है, और ऐसे उत्तकों को कहते हैं हरित उत्तक या क्लोरेनकाइमा। इसको हिंदी में कहते हैं हरित उत्तक। तो ये एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग जोन है। उसके नीचे का क्षेत्र दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो मोटी भित्ति युक्त मृत दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से बना होता है। और इसके भीतर की ओर यानी वॉलकोट की सबसे भीतरी परत जो है उसको कहते हैं पैरेन्काइमा यानी मृदु उत्तक। So the cortex of xylodon is differentiated into 3 clear zone, that is क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। ये कॉर्टेक्स हो गया। अब उसके बाद जो इसकी परत शुरू होती है दैट इज एंडोडर्मिस, अंतःचर्म, उसके नीचे परिरंभ या पेरिसेंकम। नाउ इसका मेन है वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। देखिए हमने देखा था प्रकंद में तो ठोस रंभ होता है, लेकिन वायवीय रंभ में जो इसका नीचे वाला आरंभिक भाग है वहां नाल रंभ होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो ठोस रंभ में बदल जाता है। नाल रंभ क्या होता है हमने पढ़ा था, जिसमें जाइलम के बीच में एक केंद्रीय गुहा के रूप में मज्जा या मज्जा कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें जाइलम जो है वो ताराकार स्टिलेट होता है, ताराकार आकृति का ये जाइलम होता है, जिसके चारों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं, और केंद्र में पिच या मज्जा पाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द टीएस ऑफ एरियल एक्सिस। तो आप इसका चित्र बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए ये बना लिया होगा आपने। चलिए अब हम इसकी रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव बॉडी जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। हमने पढ़ा था कि इसके एरियल एक्सिस पर स्केली लीव्स होती है, और यहाँ पर जो है वो स्पोरेंजिया बनती है। इन स्पोरेंजियो को नाम दिया गया है सिनेंजिया। हिंदी में कहते हैं समबीजाणुधनी, क्योंकि यह एक से अधिक बीजाणुधनियों का क्लस्टर या समूह होता है। अगर हम बीजाणुधनी की संरचना को देखें तो यह लगभग त्रिपालित संरचना के रूप में हमको दिखाई देती है, ट्राइलोब्ड होती है, और इसकी तीनों पालियों में 3 अलग अलग बीजाणुधनियां होती हैं, जिसके भीतर बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है,
तो ये एक प्रारूपिक बीजाणु ध्वनि की संरचना है। एक टीएस के रूप में हम देख सकते हैं कि भाई ये तो जो है ये स्पोरेंजियम बीजाणु ध्वनि, उसके भीतर ये बन रहे स्पोर और ये इसका जैकेट आवरण है, ठीक है। और ये पूरी संरचना कैसी है, त्रिपालित या ट्राइलोब, ठीक है। तो ये एक प्रारूपिक बीजाणु ध्वनि की संरचना है। अब हम इसके भीतर बीजाणु कैसे बनते हैं उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, बीजाणु ध्वनि का। तो देखिए सबसे पहले कुछ कोशिकाएं जो हैं वो बीजाणु ध्वनि प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। इसको कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। ये कहाँ होंगी, बीजाणु ध्वनि के भीतर ही, स्पोरेंजियल इनिशियल। इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु ध्वनि प्रारंभिक कोशिका। उसमें सबसे पहले परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल यानी सरफेस के समानांतर इस तरह से विभाजन होते हैं, जिससे दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। एक आउटर जैकेट इनिशियल कहते हैं इसको, आउटर प्राइमरी जैकेट इनिशियल, और एक बनती है इनर प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल। इसका जो हिंदी नाम है वो है प्राथमिक जैकेट या आवरण प्रारंभिक कोशिका, और इसका नाम है प्राथमिक प्रप्रसूत आरंभिक कोशिका। प्राथमिक जैकेट आरंभिक कोशिका, और उसका नाम है प्राथमिक प्रप्रसू कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो जैकेट कोशिकाएं हैं उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, अपनत और परिणत, यानी समानांतर भी और समकोण पर भी इस तरह से विभाजन हो जाते हैं, और इससे बन जाता है जैकेट, जिसको बीजाणु ध्वनि का रक्षात्मक आवरण कहते हैं। अब हमारा जो स्पोरेंजियल प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल है वो स्पोरोजिनस सेल के रूप में कार्य करती है। इसको कहते हैं बीजाणुजन कोशिका। स्पोरोजिनस सेल, बीजाणुजन कोशिका, और फिर इससे बनती है स्पोर मदर सेल। बीजाणु मात्र कोशिका, और इसमें फिर अर्ध
या मियोसिस होता है, जिससे बन जाते हैं बीजाणु या स्पोर। ठीक है, तो इस तरह से बीजाणु ध्वनि का विकास होता है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए इसको। चलिए, अब इन बीजाणुओं का आगे क्या रोल होता है? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम किसी भी प्लांट को पढ़ते हैं तो एक जनरल लाइफ साइकिल हमको ध्यान में होनी चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि साइलोडर्म का जो मुख्य प्लांट है वो कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफिटिक होता है। बीजाणुद्भिद में क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। बीजाणु से क्या बनता है? युग्मकोद्भिद बनता है। युग्मकोद्भिद में क्या बनते हैं? स्त्रीधनी और पुंधनी। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? मादा युग्मक, मेल गेमेट। इसमें बनेगा नर युग्मक, मेल गेमेट। ये बन गया फीमेल गेमेट। इन दोनों का क्या होगा? निषेचन। निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज। और युग्मनज से फिर क्या बनेगा? वापस बीजाणुद्भिद। सो स्पोर इज एक्चुअली द फर्स्ट सेल ऑफ द गेमेटोफाइटिक जनरेशन। युग्मकोद्भिद जनरेशन की प्रथम जो कोशिका है वो बीजाणु होती है। In other words, we can say that the spore germinate and give rise to gametophytic generation. बीजाणु का अंकुरण होता है और उससे युग्मकोद्भिद पीढ़ी का विकास होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बढ़ाता है वो कैसा होता है? तो बीजाणु प्रायः मिट्टी में गिर जाते हैं और वहीं पर इनका अंकुरण होता है और बीजाणु के अंकुरण से एक अनियमित आकृति का भूमिगत युग्मकोद्भिद बनता है जो कि अगुणित होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें राइजोइड्स होते हैं, ये अनियमित आकार का होता है। दूसरी बात, ये नॉन ग्रीन होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस होता है, यानी ऑटोट्रोफिक नहीं होता। इसी कारण क्या होता है कि इसमें कुछ फंगल हाइफा भी एंटर कर जाते हैं जहां से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। यह सैप्रोबिटिक होता है, मृतजीवी, और मृतजीवी कवकों के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। क्योंकि ये गेमेटोफिटिक जनरेशन है तो इसमें सेक्स ऑर्गन भी पड़ेंगे, लाइक आर्किगोनियम, एंथीरिडियम, इस तरह से है ना। ये हो गया हमारा स्त्रीधनी आर्किगोनियम। ये हो गया हमारा एंथीरिडियम। पुंधनी है ना। तो ये दोनों जो जननांग हैं वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर बनते हैं। चलिए, अब आगे हम देखेंगे कि एंथीरिडियम या पुंधनी में पुंमणु कैसे बनते हैं, स्त्रीधनी में एग सेल या अंडकोशिका कैसे बनती है, कैसे युग्मनज होता है, फिर
सॉरी निषेचन होता है, फिर इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से नई पीढ़ी का विकास होता है। ये अगले वीडियो में देखेंगे।